ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, प्राचीन भारत, है ना। और प्राचीन भारत हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, एमपीपीएससी के लिए। अच्छा, हम थोड़ा सा जो एमपीपीएससी के लिए कवर करेंगे, एमपीपीएससी मेंस के लिए या प्री के लिए, तो यहीं से थोड़े से फैक्ट आएंगे हमारे प्री के भी। किसके आएंगे, प्री के। तो अपन को दोनों तरफ ध्यान देना है ना। चलिए, एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास में हम देखें, इतिहास क्या होता है। बात तो आएगी इतिहास पे। इतिहास क्या है, क्या है इतिहास, बीती हुई बातें। चलो, क्या है रिंकी मैडम इतिहास, बीती हुई बात। क्या बोलेंगे हम लोग, बीती हुई बात, पक्का। फिर सिर्फ बात है और चीजें जो हुए युद्ध वगैरह जो अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, जो इतिहास है आपने जैसे बताया, बीता हुआ है ना, बीता हुआ XYZ कुछ भी हो सकता, वो क्या हो जाता है, इतिहास हो जाता है। ठीक है, इतिहास की समझ कैसे विकसित करोगे, इतिहास को कहा जाता है, एक जो हमारे बहुत अच्छे लेखक रहे हैं, लेखक रहे जिनका नाम था बर्नी। क्या नाम था, बर्नी। और इन्होंने कहा है जो इतिहास है ये विज्ञान की रानी है, विज्ञान की रानी है, विज्ञान की रानी होती है। बर्नी ने क्या कहा, इतिहास है जो क्या है, विज्ञान की रानी होती। क्यों ऐसा कहा बर्नी ने, बर्नी कहते हैं कि ये इनकी एक बात से हम, मतलब इस एक इनके कोट से हम समझ सकते हैं कि इतिहास कमांड करता है। इतिहास क्या करता है, कमांड करता है, या ये एक बेस है, ये आधार है किसी भी विषय में समझ विकसित करने। भूगोल की बात करोगे, भूगोल का भी इतिहास होगा। अर्थव्यवस्था की बात करोगे, अर्थव्यवस्था का भी इतिहास होगा। पॉलिटी की बात करोगे, पॉलिटी का भी क्या होगा, इतिहास होगा। मतलब हर सब्जेक्ट का आधार होता है कौन, इतिहास। इतिहास बेस तो होता ही होता है, और साथ में इतिहास एक और चीज हमको देता है, इतिहास देता है सुझाव। क्या देता है, एडवाइस देता है। क्या देता है, एडवाइस देता है, सुझाव देता है। कैसे एडवाइस देता है मैडम, ये तो बुक में लिखा हुआ है, ये एडवाइस कैसे देगा। देखो, वो एक सलाह है। एक जो युद्ध हुआ है पानीपत का, एक जो युद्ध हुआ है, कौन सा युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, पानीपत का, है ना। आपने देखा होगा बक्सर का युद्ध, किसका युद्ध पढ़ा है, बक्सर। आपने पढ़ा है प्लासी, तराइन के युद्ध हमने पढ़े हैं जब इतिहास में। तो युद्ध हमको सीख देते हैं कि हमको बुद्ध के मार्ग पे चलना है। ये भी कौन बताता है, इतिहास बताता है कि युद्ध के मार्ग पे भला नहीं हुआ है। और जब बुद्ध का समय था तो बुद्ध के मार्ग पे क्या होता है, इंसान का भला होता है। तो भारतीय इतिहास हमको युद्ध की ओर नहीं ले जाता, वो बताता है आप बुद्ध की ओर जाओ। किधर जाओ, बुद्ध की ओर गमन करो। इस प्रकार की बातें हमको कौन सिखाता है, इतिहास ही सिखाता है। बुद्ध भी इतिहास है और युद्ध भी इतिहास है। तो हमको क्या चुनना है, ये हमारे ऊपर है। और वो इतिहास ने आपको क्या दिया है, सुझाव दिया है। इतिहास ने क्या दिया, हमें सुझाव दिया है कि आप क्या चॉइस करना चाहते हो, आप रख लो अपने पास चूज करके। आई बात समझ में। तो ये जो था हमारा इतिहास का थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य है कि हम इतिहास को किस तरह से लेते हैं। ठीक, अच्छा देखिए, इतिहास की हम बात कर ही रहे हैं तो एक और चीज यहाँ पर सुनो कि इतिहास के बारे में अबुल फजल नाम के लेखक हैं, नाम है अबुल फजल, अबुल फजल। ये कहते हैं इतिहास वह चिकित्सालय है, इतिहास वह चिकित्सालय है, चिकित्सालय है जहां दुखों की दवा, दुखों की दवा और
उदासी का इलाज होता है, इलाज होता है। लेखक है अबुल फजल, उनका एक कोट है, वो क्या लिख के देते हैं, इतिहास क्या है, एक चिकित्सालय है, बोल रहा है एक दवाखाना है जहां पे क्या मिलता है, दुखों की दवा मिलती है और क्या मिलता है, उदासी का इलाज मिलता है। मतलब कि हर चीज आपको इतिहास बता देगा। हम कोई भी बात करते हैं, हम बोलते हैं देख लो इतिहास के पन्ने पलट के, ऐसा जिसने करा है या फिर इस प्रकार का कृत्य जिसने करा है उसका विनाश क्या है, निश्चित है। इतिहास उठा के देख लो, घमंड कभी भी नहीं टिकता। इतिहास उठा के देख लो, अगर आपने, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम करा है वो कभी नहीं टिकता। कैसे दोनों चीजें इतिहास बताता है। इतिहास घमंड की बात करेगा तो आपको भारत के इतिहास में पता चलेगा घमंड टूटता हुआ किसका, रावण का। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो तो आपको पता चलेगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। किसके बारे में बात चल, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का युद्ध हुआ था, किसका युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध होता है पहला, और ये कब होता है, 1191 में होता है। ठीक है, 1191 में जब तराइन का युद्ध होता है, दो लोगों के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित होते हैं। और किसने पराजित करा, पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया। लेकिन ये एक स्थिति बनी, पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि ये तो बाहर से आया है, कितने ही सैनिक लेके आ जाएगा, हम तो यहीं के ही हैं, है ना। फर्स्ट युद्ध में जब जीतते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान सेकेंड युद्ध में उतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करते। सोचते हैं कि मैं तो ये भी जीत जाऊंगा, लेकिन प्रिपरेशन इनको क्या करनी थी, और ज्यादा हार्ड करनी थी। अभी देखो ये प्रिपरेशन नहीं हुई और सेकेंड तराइन का युद्ध होता है, दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1192 में, और ये युद्ध कौन हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान खुद हार जाते हैं। मतलब ये है ओवर कॉन्फिडेंस। क्या है ये, ओवर कॉन्फिडेंस। ये हमको एग्जाम में, अब देखो आप इतिहास से सीख रहे हो आज तक की बात, कि ओवर कॉन्फिडेंस में हर इंसान क्या होता है, पराजित ही होता है। हमने देखा एग्जाम अच्छा, में तो ये पढ़ेगा बिना पढ़ेगा कर लेंगे अपन तो सब, लेकिन एक बार आपका पढ़ना जरूरी है। आपको कितना भी आता हो, आप कितने भी बड़े ज्ञाता हो, आप सब्जेक्ट में माहिर ही क्यों ना हो, हमें एक बार रिवीजन करना पड़ता है, एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये हम सीखते किससे हैं, पृथ्वीराज चौहान से। किससे सीखते हो आप, पृथ्वीराज चौहान। इसीलिए वहां पर कौन से थे लेखक, उन्होंने क्या कहा, इतिहास चिकित्सालय है, वहां पर आपको क्या मिलेगा, दुखों का दवा मिलेगी और उदासी का इलाज भी मिल सकता है। आप एक बार पढ़ के देखो, ठीक है। तो हमने देखा कुछ थोड़ी छोटी छोटी बातें इतिहास के बारे में। इतिहास किसे कहते हैं ये भी आपको मालूम पड़ा। ये कैसे जाएगा इधर, को आ नहीं रहा करना। हो सकता है ऊपर से, ठीक है, देखो हम कैसे पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, ठीक है। प्राचीन इतिहास का ये पहला भाग है। प्राचीन इतिहास को सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। पहले भाग में क्या आएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन रहे, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विशेषता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, विज्ञान तकनीकी, कला, स्थानीय स्वशासन, नगरीय योजना, महत्वपूर्ण नगर। सिंधु घाटी सभ्यता के ये सारे टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं हमारी एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बोला है हड़प्पा सभ्यता पूरा पूछेंगे हम,
मेंस का फर्स्ट यूनिट आपको बोलता है। ठीक, अच्छा, वैदिक सभ्यता के बारे में भी बोलता है कि वैदिक काल को भी दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हर हम लोग जो भी टॉपिक होगा, जिस भी टॉपिक में उतरेंगे, उसकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, विज्ञान, तकनीकी, ये सब हमको पढ़नी। आपके उत्तर लेखन का प्रारूप हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। आपसे पूछा है कि आप वैदिक सभ्यता की जानकारी दीजिए, तो वैदिक सभ्यता की जानकारी में हमको क्या बताना है? हम बताएंगे सबसे पहले उसकी सामाजिक व्यवस्था, फिर हम क्या बताएंगे? उसकी आर्थिक व्यवस्था, फिर क्या बताओगे? राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, विज्ञान और तकनीकी। है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं। आपका आंसर का फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन कुछ नहीं, आपको सीधा ये टॉपिक उठाना है, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, किसकी? वैदिक काल। वैदिक काल में भी कितने भाग में बांटा उसने? 2 भाग में वैदिक काल को बांटा है। ये है थोड़ा सा प्रारूप रहेगा पढ़ने का। अब मैं थोड़ा सा आपको मेरे अकॉर्डिंगली मैं मेरा पढ़ा देती हूँ आपको हिस्ट्री में। ये तो बाद में भी खुल जाएगी पीडीएफ, है ना। बोर्ड पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इतिहास जो होता है, इतिहास को हम कितने भाग में बांटते हैं? तो इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास एक्चुअल में बटा हुआ कितने भागों में है? इतिहास है 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में बटा हुआ है। 3 भाग में बटा हुआ है इतिहास। अच्छा, कैसे इतिहास 3 भाग में बटा है? एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। एक है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और एक आएगा हमारा यहाँ पर ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखिए, 3 भागों में हमने इतिहास को बांटा। सबसे पहला क्या था? प्राग ऐतिहासिक, फिर क्या है? आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इसका मतलब क्या होता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा काल जो पूरी तरह से साक्ष्यों पर आधारित है। किस पे आधारित है? साक्ष्यों पर आधारित है। लिखना, साक्ष्य पर आधारित। या किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं, किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल यहां पर भी साक्ष्यों पर आधारित, साक्ष्य प्राप्त हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आद्य ऐतिहासिक काल के। यहां पर लिपि या लिखना, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए, किंतु पढ़ने में असक्षम, असक्षम, पढ़ने में असमर्थ या असक्षम लिख लेना, असमर्थ। हम इसे पढ़ने में क्या है? असमर्थ हैं, हम इसे पढ़ नहीं पाए आज तक। ठीक है। एक होता है ऐतिहासिक काल। क्या होता है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो है एक ऐसा काल है जो हमको यहां से साक्ष्य भी प्राप्त हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए,
और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए और पढ़ा भी जा सकता है, और जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है, और जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है। 3 कालखंड हमने आपको बताए, हमने 3 चीजें या 3 आपको बातें बताई। मैंने बताया इतिहास को 3 भागों में बांटोगे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? जो साक्ष्यों पर आधारित है, किसी भी प्रकार के यहाँ पर हमको लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। दूसरे में क्या बोला? आद्य ऐतिहासिक काल, साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं किंतु लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाए। अच्छा, तीसरी बात क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आपको एविडेंस तो मिले ही हैं, साक्ष्य तो मिले ही हैं और हमने इसको पढ़ भी लिया है, लिखित साक्ष्य भी हमने पढ़ लिया। लिखित साक्ष्यों को क्या बोलते हैं? हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट, या इसे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लिपि, स्क्रिप्ट कहते हैं। अच्छा, तो आद्य ऐतिहासिक काल से हमको कौन सी स्क्रिप्ट मिली है, या आद्य ऐतिहासिक काल का कौन सा समय? तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वह किस समय की है? तो आद्य ऐतिहासिक काल की। अर्थात हमको वहां के साक्ष्य पूरे मिले हैं और लिपि भी मिली है, लेकिन हम उसे पढ़ने में क्या है? असमर्थ है। और ये जो लिपि है इसका नाम है पिक्टोग्राफी। इस लिपि को कहा जाता है पिक्टोग्राफी। भाव चित्रात्मक लिपि, इसे कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। आया समझ में? अब आते हैं हम ऐतिहासिक कालखंड पे। ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। 3 भाग कौन कौन से? तो अच्छे से समझो, इसके 3 भाग। एक है एंशियंट हिस्ट्री, एक आ जाएगा आपका यहां पर ही मिडेवल हिस्ट्री, और यहीं पे आ जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और हमारा एक आ जाएगा आधुनिक इतिहास। देखिए, आधुनिक इतिहास, इन सब के हमारे पास एविडेंस भी है, साक्ष्य भी है, और साथ साथ में हम इन सभी को पढ़ भी पाए हैं। इसीलिए हमने इसे किस कालखंड में रखा है? इतिहास के कालखंड में रखा है, या ऐतिहासिक काल में इसको हम रखते हैं। ऐतिहासिक काल में इसको हम रखते हैं। देखो, आया समझ में? देख लीजिए, है ना? हमने हिस्ट्री देखी, 3 भाग में बांटा। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक के क्या है? हमको साक्ष्य तो मिले और हम इसको, यहाँ पर कोई लिपि मिली क्या? नहीं मिली। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? साक्ष्य मिले, स्क्रिप्ट मिली, मतलब लिपि भी मिली, और लेकिन हम इसे पढ़ पाए क्या? नहीं पढ़ पाए। ये कौन सी है सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। किस काल की है? आद्य ऐतिहासिक काल की है। ऐतिहासिक काल में क्या मिले हमको? साक्ष्य प्राप्त हुए, और साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं जिसे पढ़ा भी जा सकता है। इसे भी 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में हमने इसे बांटा है। बोलो, आई यहाँ तक की बात समझ में? पक्का? अच्छा, ये हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, और हिस्ट्री में हमारा जो पोर्शन होगा प्राग ऐतिहासिक काल से नहीं, हम पढ़ेंगे इसको आद्य ऐतिहासिक काल से। कहां से पढ़ेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल से, जहां के साक्ष्य भी मौजूद है लेकिन लिपि भी मौजूद है, और जिसे हम पढ़ भी नहीं सकते, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। आई इतनी बात समझ में? अच्छा, चलिए एक बार हम लोग हमारी
पीडीएफ की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए ये हो गया। अब मैं आपको प्रारूप बता रही हूं कि हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, पढ़ने का तरीका, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब प्राचीन जो भारत है, प्राचीन भारत को पहले पार्ट में हम दो भागों में बांट देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के इतने टॉपिक होंगे, ये कहां से कहां तक विस्तार रहा था, यहाँ की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, विज्ञान तकनीकी कैसी थी, यहाँ पर कल्चर था कि नहीं, आर्ट और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, कला कैसी थी, स्थानीय स्वशासन में इनका योगदान देखेंगे कैसा था, नगरीय योजन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, कैसी है ये, शहरी सभ्यता है। और यहाँ के प्रमुख नगर और बंदरगाह को हम देखेंगे, मतलब इंपोर्टेंट पोर्ट्स। वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांट के पढ़ते हैं हम, सामाजिक ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, दो भाग, कौन कौन सा, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक और विज्ञान तकनीकी, ये हम इतने भागों में बांट के ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल की भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक व्यवस्थाओं को हम लोग पढ़ेंगे। आया समझ में, ये हमारा आ जाता है दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या है, धार्मिक आंदोलन स्टार्ट होते हैं। वैदिक सभ्यता के बाद धार्मिक आंदोलन, जैसे कि हम गौतम बुद्ध का उद्भव देखेंगे, किनका, गौतम बुद्ध। जैन धर्म मतलब महावीर स्वामी का उद्भव देखोगे, ठीक है, तो इसे बोलते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन दोनों को पढ़ना है। बुद्ध जो गौतम बुद्ध है उनके मूल सिद्धांत, त्रिरत्न, 4 आर्य सद, अष्टांगिक मार्ग, 10 सील, प्रतित्य समुत्पाद, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। और महावीर मतलब जैन धर्म के भी त्रिवाद, त्रिरत्न, मूल सिद्धांत, इन सबके हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने, ये टॉपिक वाइज डिवाइड है, ठीक है। ऋग्वेद, आपको मैं सीक्वेंस बता रही हूँ, हिस्ट्री के एक्चुअल में सीक्वेंस होती क्या है, पढ़ना कहाँ से चालू करते, कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं पढ़ते, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो तीसरा भाग है, तीसरे भाग में क्या है, महाजनपद काल, क्या बोलते हैं इसे, महाजनपद काल कहते हैं, जिसमें मगध का उत्कर्ष है, मगध राजवंश, मौर्य साम्राज्य आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, अशोक की उपलब्धियां, अशोक का धम्म, मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्योत्तर काल, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था यहाँ की पढ़ेंगे। अच्छा यहीं पर आएगा फिर शुंग वंश, क्या आएगा, पुष्यमित्र शुंग को पढ़ेंगे। उसी समय पर होते हैं विदेशी आक्रमण, कुषाण वंश, कनिष्क की उपलब्धियां, गांधार मथुरा शैली, रेशम मार्ग कैसे काम करते थे, ये पढ़ेंगे। तीसरा भाग हो गया। चौथे भाग में आप पढ़ोगे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को हम देखेंगे। साथ में आएगा हमारा पांचवा भाग, जिसमें हम राजपूत कालीन इतिहास पढ़ेंगे। ये आपका चलेगा पूरा 11वीं से 18वीं शताब्दी तक। कहां से कहां तक, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक हमने जो देखा है, ये पूरा हम लोग राजपूत कालीन इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, राजपूत कालीन। कौन कौन से राजपूत वंश, देखो परमार वंश, मैंने आपको बताया ना, परमार वंश में पृथ्वीराज चौहान पढ़ाया था मैंने, 1191 के समय में आया ना, मतलब कि 11वीं शताब्दी से कहां तक पढ़ना है, 18वीं शताब्दी तक हमें पढ़ना है। चालुक्य वंश, चौहान, प्रतिहार, त्रिपक्षीय संघर्ष, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अन्य वंश देखेंगे तो चंदेल वंश, उत्पत्ति, ये सब राजपूत वंश ही है ना। ये मैंने कितने भाग में, 5वें भाग में बांटा। छठा भाग क्या है, दक्षिण भारत में बांट देंगे। मतलब अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो देखो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 2 भाग में इतिहास को देखेंगे हम। कैसे 2 भाग में पढ़ते हैं इतिहास, तो हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का, ये देखो ये हमारा मैप है, और इस मैप में आप देखोगे तो उत्तर भारत के राजवंश,
मतलब यहाँ से जो ऊपर है नर्मदा नदी के ऊपर, तो उत्तर के राजवंश, और ये क्या आ जाएंगे दक्षिण के राज्य दक्षिण भारत के राजवंश। तो ये पूरे दक्षिण भारत के राजवंश हैं, इन्हें अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरा भारत क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या था नेक्स्ट। अब देखो सातवां भाग जो आ जाएगा कैसे, तो साहित्य आ जाएंगे हमारे, हिंदू साहित्य, जैन और बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ है उनके बारे में फर्स्ट यूनिट अगर आप प्री की उठा के देखोगे तो ये सब दिया हुआ है, ठीक है, और इससे भी ज्यादा दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी, गार्गी संहिता, पृथ्वीराज रासो, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब भी बुक है। जैसे ये पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है हमारे कालिदास की पुस्तक है। किसकी है, कालिदास की पुस्तक है। विदेशी यात्रा करके कौन कौन से आए थे, तो यूनानी, चीनी, अरबी जो थे। यूनानी यात्री कौन कौन से थे, चीनी यात्री कौन से थे, अरबी यात्री कौन से थे, इन्होंने क्या संकलन किया, क्या कोट्स बोले, है ना, भारत में ये किस वजह से जाने जाते हैं। और पुरातात्विक स्रोत देखेंगे कि महल, दुर्ग, सिक्के, अभिलेख और मुहर कौन कौन सी किस राजा ने चलाई थी, बनवाई थी, ये सारी चीजें इतने भागों में कंप्लीट हो जाएगी। और फिर हम सीधा अब ये सब छोड़ के हम सीधा पहुंचेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने आपको डिवाइडेशन बता दिया, पहले पार्ट का डिवाइडेशन हमने काय में करा था, तो हमने बोला था इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था, विज्ञान, तकनीकी, कला, ये सब हम देखेंगे। उसका नगरीय नियोजन देखेंगे, वहां के पोर्ट देखेंगे। वैदिक सभ्यता कितनी भागों में बटी, 2 भाग, कौन कौन सी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था, विज्ञान, तकनीकी और कला पढ़नी, ठीक है। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, उसके बारे में आपको क्या देनी है, जानकारी देनी है। अब ये ना मेंस की आंसर राइटिंग की वजह से, अगर मैं आपको यही चीज प्री के लिए पढ़ाती, अभी फटाफट फैक्ट बताती, आप हमको प्रारूप तैयार करना है दिमाग के अंदर कि हमें पढ़ना क्या है। आपको इतिहास पता होना चाहिए दिमाग के अंदर कि इसके बाद कौन सा टॉपिक हमें लिख। अब जैसे आपको कोई शब्द मैंने बोला कि वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी दीजिए, आप वैदिक सभ्यता नहीं जानते हो फिर भी आप उसे 5 भाग में तो डिवाइड कर दोगे। आप ऊपर लिख दोगे सामाजिक व्यवस्था, नीचे लिख दोगे आर्थिक और राजनीतिक। हर आंसर राइटिंग में आपको यही करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं चलाना है, ये करना है बस। इसमें ही लोग खेलते हैं, इसमें ही कंटेंट। अब आप क्या पॉइंट लिखते हो और वो लाखों लोग क्या पॉइंट लिखते हैं, उसमें अंतर, ठीक है। तो धीरे धीरे लिखने और पढ़ने से हमको आ जाएगा। चलते हैं सिंधु घाटी की तरह। ये है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता दिखने में कुछ ऐसी थी। ये देखो यहाँ की कुछ स्क्रिप्ट है, यहाँ के दुर्ग और किले हैं, यहाँ की पेंटिंग है, ये सब बनाते थे ये लोग सब। ये स्क्रिप्ट है वहां की, ये जो दिख रही है आपको लिखा हुआ है। अपन पढ़ पाते क्या इसे, मछली बनी हुई है, अब क्या करें इसका, है ना। मछली खाई थी, मछली तली थी, है ना, क्या मालूम क्या करा इन्होंने मछली का, है ना। तो पर उन्होंने मछली बना दी है, मछली जैसी आकृति। अच्छा देखते हैं थोड़ा सा आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता पूछ रहा है कौन थे, है ना। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो रेडियो कार्बन मतलब C14 पदार्थ से ज्ञात आयु के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2380 बीसी से 1750 क्या था, बीसी तक था। बीसी का मतलब होता है, क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, है ना। तो मतलब कि अगर ईसा पूर्व की बात करते हैं वो उल्टा चलता है, इसीलिए क्या बोल रहा है वो 2380 से कब तक का काल बता रहा है, 1750 ईस्वी तक ये सभ्यता रही थी। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। किससे आपको ज्ञात होता है, तो एक C14 कार्बन मेथड है। क्या है ये, C14 एक कार्बन मेथड है जिससे हम किसी भी वस्तु या किसी भी नगर की आयु का, मिट्टी डालोगे मिट्टी से पता लगा देते कब तक की,
ठीक है। C14 मेथड से हमने सिंधु घाटी सभ्यता की आयु को ज्ञात करा, जिससे हमको क्या पता चलता है इसकी आयु कितनी है, 2380 बीसी से 1750 बीसी के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी। अच्छा देखो क्या बोला है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? यह प्रश्न अत्यधिक विवादास्पद है एवं इतिहासकारों के अनुसार इस संबंध में अलग अलग मत दिए गए, जिनका विवरण इस प्रकार है। किस प्रकार है? कुछ लोग बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति में कौन थे? द्रविड़ लोगों ने करी। कुछ बोलते हैं आर्यों के द्वारा, और कुछ कहते हैं सुमेर के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की गई। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता किन्होंने बनाई है? तो ये हमने क्या बोला, ये प्रश्न कैसा है, थोड़ा सा विवादास्पद है, इसीलिए हमने तीनों नाम लिख दिए। कुछ लेखकों का मानना है कि द्रविडियन थे, कुछ बोलते हैं आर्यंस थे, और कुछ क्या कहते हैं, सुमेर थे। चलो आगे चलते हैं। द्रविड़ थे, ये किसने बताया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ थे, ये बताते हैं राखलदास बनर्जी। कौन बनाते हैं? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ लोग सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं, जो आर्यों द्वारा परास्त होने के पश्चात दक्षिण भारत की ओर निर्वासित हो गए। इन्होंने बोला कि जो है, राखलदास बनर्जी बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन? तो बोले सुनो, आर्यों ने क्या करा था? आर्यों पहले तो इन्होंने स्थापना कर दी थी द्रविडियंस ने, किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जब आर्य आते हैं, आर्यों का भी मत अलग अलग है, बोले मध्य एशिया के निवासी थे, तो आर्य जब आते हैं तो द्रविडियन को मार मार के भगा देते हैं। कहां से? इंडस वैली से। सिंधु घाटी है क्या? तो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है। क्या है ये? सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है। इसका नाम दे दिया हमने सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम दे दिया? सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम दे दिया। अच्छा, द्रविडियन की बात करिए हमने, तो राखलदास बनर्जी ने क्या बताया? द्रविड़ लोग सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता है, लेकिन आर्यों ने इनको क्या कर दिया? परास्त कर दिया। युद्ध हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी, जिसमें हार गए और ये दक्षिण की ओर चले गए, दक्षिण भारत में चले गए। दूसरे बोलते हैं आर्य। इतिहासकार रामचंद्रन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की ही सभ्यता थी, परंतु कई विद्वान रामचंद्रन के इस मत से सहमत नहीं है। आपसे बस इतना याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे, ये किन्होंने कहा है? तो रामचंद्रन। हमसे 2 लाइन में भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। कितने नंबर के? 2 नंबर वाले प्रश्न, और उसमें रामचंद्रन लिखा हुआ है, तो हम क्या बताएंगे कि आर्य निर्माता है किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। ये किसके शब्द हैं? रामचंद्रन ने बताया है। अच्छा, सुमेर बोलते हैं। सुमेर इतिहास विद्वान गार्डन चाइल्ड, क्या नाम है इनका? गार्डन चाइल्ड। इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। कौन थे? सुमेरियन थे। 3 बता दी। द्रविडियन किसने बताया? राखलदास बनर्जी ने। आर्य थे, ये किसने बताया? रामचंद्रन ने बताया। किन्होंने बताया? रामचंद्रन। और सुमेर थे, ये किन्होंने बताया? गार्डन चाइल्ड ने। किन्होंने बताया? गार्डन चाइल्ड ने बताया। अच्छा, निष्कर्ष क्या बोलता है? उपरोक्त अभिमतों के अनुसार स्पष्ट करना कठिन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण मूल रूप से क्या था या किसने करा। सभी लेखक अपना अलग अलग क्या देते हैं? बयान देते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की बात चल रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था और कैसी थी। इसको तो हमको और इंटरेस्टिंग हम बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा PDF थी, क्यों ऐसा हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी राय बहादुर दयाराम साहनी।
किन्होंने करी थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। लेकिन एक और चीज, अगर यहाँ पर एक जगह है मोहनजोदड़ो, क्या नाम है? उसकी खोज करी थी राखलदास बनर्जी। किन्होंने करी थी? राखलदास बनर्जी। याद रहेगा। एक थे जॉन मार्शल, आपने नाम सुना होगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये उस समय अध्यक्ष थे। इनके ही समय पर खुदाई प्रारंभ होती है और खुदाई करवाई किन्होंने थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाई थी, जिस वजह से हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी। ठीक है, ये सब अभी अपन पढ़ेंगे, है ना, आराम से मैं सब पढ़ाऊंगी आपको। ये सब पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। अच्छा, हमसे अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के बारे में या निर्माण के बारे में जानकारी दीजिए, तो अब लिख सकते हो आप लोग, लिख के बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण? लिख दोगे? क्या लिखना है? C14 सभ्यता के अनुसार इसकी ज्ञात हुई आयु, तथा अब क्या लिखोगे आगे? 2380 से 1750 तक इसका क्या था? काल था। और पॉइंट्स में आंसर चाहिए, पॉइंट लिखना, ठीक है। 10 पॉइंट में आंसर या 10 से भी कम पॉइंट होते हैं तो आप लोग आंसर कंप्लीट कर सकते हो। आपका क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? स्पष्ट कीजिए, लिखो। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता किसके अनुसार कौन, वो पूरा लिख देना है ना, भले से आप वो सिनॉप्स बना के लिखो।